हेलो नमस्कार फलाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान संपूर्ण पॉलिटी का, बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आज हम लोग चौथे पड़ाव की तरफ अग्रसर हैं और हम लोग 90 प्रश्न तक पढ़ चुके हैं। आज से हम 91वां प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक मात्र एक पुराना निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो आप जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा लाइक जरूर करने के साथ। और अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप कमेंट भी एप्रिसिएशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। क्या दोस्त, पहला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति भैया? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। बीपीएससी 1996 का प्रश्न है। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग अनुच्छेद 75 पढ़े होंगे बड़े ध्यान से। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75(1) में मंत्रिपरिषद का के विषय में दिया गया है। तो 75(2) कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है, जो संघीय मंत्रिपरिषद है, उसके मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो वो पद धारण करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वहीं 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी दोस्त? केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। किसके प्रति? सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 92 मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति। 1995 का प्रश्न ये भी है। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब भी हम लोग जस्ट चर्चा कर चुके हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि भाई इसमें अभी हमने जस्ट कहा है कि भाई किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। क्या? लोकसभा के प्रति होती है। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला नंबर क्या भैया? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीनस्थ रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका के, विधायिका के, चुनाव आयोग के या संघ लोक सेवा आयोग के। ये 2001-2 का प्रश्न है बीपीएससी का। जवाब दीजिए मेरे दोस्त कि भारतीय राजनीति में व्यवस्था, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है? तो आप सभी को पता भाई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो हमारे भारत की प्रणाली अपनाई गई है वो संसदात्मक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है दोस्त? संसदनात्मक है। ठीक है, संसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। और इस संसदात्मक प्रणाली का एक ऐसे कह सकते हैं वो होता है कि भाई कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं। कार्यपालिका और विधायिका ये दो पिलर हैं। तो हमसे पूछा क्या कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है? अब कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन तो रहेगी नहीं दोस्त। है? आपको पता है कि भाई विधायिका जो है और कार्यपालिका ये दोनों स्वतंत्र हैं। और अगर बात करते हैं तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करते हैं, क्योंकि राजनीति कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है। तो जाहिर बात है सदस्य उससे जब उनका गठन होगा तो उसके प्रति वो वफादार होंगे। और कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका या जो लोकसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्त। ये तो समझने की बात है। 75(3) में बाकायदे का समझाया गया है। तो बताइए कार्यपालिका किसके अधीन? तो भैया कार्यपालिका विधायिका के अधीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका पर जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न है दोस्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए साहब, अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं कि भाई जो संसदात्मक प्रणाली होती है उसमें दो पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। तो बस हमारे यहाँ कौन सी लागू है? संसदीय। जबकि ब्रिटेन जो है, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में ऐसे अगर हम बात करें अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में लागू है, ब्रिटेन में, तो हमने ब्रिटेन को अपनाया है। ब्रिटेन में क्या है? संसदात्मक है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, और कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका
कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल बात सही है भाई, कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, कभी नहीं होगा दोस्त। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होगा क्या, बिल्कुल कभी भी नहीं होगा, ये तो गलत ही हो गया। लेकिन विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। तो भैया इसमें पूछा है कौन सा वक्तव्य सही, इसमें तो विधायिका न्यायपालिका पर जवाबदेह होती क्या, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती, लेकिन इसमें दो सही है, आप कहिए दोनों सही हैं, ठीक है। तो भैया ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, मंत्रिमंडल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 बीपीएससी का प्रश्न है, बताइए। अभी तक तो हम लोकसभा खेल रहे थे कि भाई लोकसभा जो मंत्रिपरिषद किसके लिए, तो हमने कहा लोकसभा के लिए, है ना। अभी फिर बात की कार्यपालिका विधायिका की, तो कार्यपालिका विधायिका की बात कर लिए थे, तो हमने ये बताया कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का गठन जो है विधायिका सदस्यों के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे जैसे हमारे खुद के सदस्य हों और हम ही से कहना हो तो भाई हम तो जाहिर सी बात पूरे हक के साथ कहेंगे और उनसे करवा भी लेंगे कुछ जो करवाना रहेगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है। जब अनुच्छेद 75(3) आप पढ़ रहे थे, मैं डिस्कस कर रहा था, सीधे सीधे वहां लिखा क्या गया मैं वो आपको बताता हूं। वहां पर सीधे सीधे लिखा है कि भाई जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये बताइए जब मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हो गई है तो क्या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से अलग है क्या? भाई प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है ना, तो जब वो प्रमुख होता है तो वो भी किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, लोकसभा के प्रति होगा। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऐसे समझना है, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमसे पूछ लिया गया कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, अब आप रटिए लोकसभा। अरे काहे रटना भाई, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, तो भाई मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो भी उसके प्रति हो। मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है कहां पे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76। बीपीएससी प्री 1996 और न जाने कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है। भाई संविधान में मंत्रिमंडल का एक ही बार उपयोग हुआ है, कहां पे हुआ है? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अनुच्छेद 76, 78 मान्यवादी वाली चर्चा हुई थी ना, हुई थी, है ना। तो ऐसे आपको जो करना है भाई, इसमें अगर हम बात कर लें कि भाई अनुच्छेद 352 और 56 यहां पे तो कट पिट है, ये तो कट पिट हो गया, या तो 52 में होगा तो 56 में होगा। तो आप अनुच्छेद 352 जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे राष्ट्र आपातकाल की बात होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है जब आपातकाल की उद्घोषणा करेगा तो मंत्रिमंडल उससे लिखित रूप में संसूचित करेगी। भाई अगर राष्ट्रीय आपात है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से क्या करेगी? संसूचित करेगी। मामला क्लियर है। तो भैया जब मंत्रिमंडल ने लिखित रूप से देगी तो अनुच्छेद 352। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। किसको? भारत सरकार की बात हो रही है ना दोस्त। बताओ भारत सरकार को कौन देता है? कल हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। भाई भारत सरकार को अगर कानूनी सलाह चाहिए होगी तो कौन देगा? अभी हम लोग चर्चा किया ना अनुच्छेद 76 की। तो भाई अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार का जो कानूनी जो मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है। किसको? अटॉर्नी जनरल 76। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। क्या? महान्यायवादी बोलते हैं दोस्त, ठीक है। भाई इसी की नियुक्ति तो होती है कि भाई सलाह देगा, राय मसला जो भी होगा देगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं भाई 143 के तहत, तो भाई उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति ले सकता है। मामला क्लियर है। तो भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? महान्यायवादी बन सकता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और यही महान्यायवादी क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो भाई उसको हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। मतलब यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति कहे बेटा तुम निकल लो धीरे से पतली गली से, तो निकल लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, ठीक है। चलिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है। भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2018 का प्रश्न सेम टू सेम आया कि नहीं आया? भाई भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होगा, अभी चर्चा कर चुके हैं, तो भैया इसमें सोचने नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कहां बताया गया है? 76 में बताया गया। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में बताया गया ना कि भाई भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह क्या करेगा? अपने पद पर बना रहेगा। कोई क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? कोई समस्या हुई कमेंट कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लग रही है तो इसको जो है लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है, बताइए। महान्यायवादी तो भाई केंद्र सरकार के लिए है। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए है, जो भारत सरकार है, इसको कह सकते हैं भारत सरकार। भारत सरकार मतलब ये कह सकते हैं कि महान्यायवादी तो प्रथम भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आप बचते हैं महान्यायाधिकर्ता, ये नाम कभी सुना है क्या? नहीं सुना है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब वो नहीं देगा भाई, सरकार को क्यों देगा? तो होलैंड से खुद ही है। भारत, जब आप एक अनुच्छेद पढ़े होंगे, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 ये पढ़े हैं ना आप भाई। अनुच्छेद 165 में क्या कहता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, या इन्हीं को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता। क्या? महाधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? महाधिवक्ता बोलते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकती है, और वह क्या रहता है दोस्त? वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। अनुच्छेद 76 में हमने कहा था महान्यायवादी किसके पर्यंत? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता 165 किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के। याद हो गया ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भाषा का था भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1947, 1951, 1956, सन 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 बीपीएससी का प्रश्न है, बताइए भाई। अगर हम आजादी के बाद भाषा के आधार की बात करें दोस्त, तो इसमें आपको पता है भाई पहला तो आंध्र प्रदेश बना ही था। आजादी के बाद पुनर्गठन के लिए 1953 में जो समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू वाली, उन्होंने कहा था बन जाना चाहिए। श्री रामुलु ने धरना दिया था इसके लिए। तो आजादी के बाद भारत में एक अधिनियम आया था, क्या नाम था उसका? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या दोस्त? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। और ये आया कब था? ये 1956 में आया था। कब आया था दोस्त? 1956 में आया था। मतलब क्लियर है? 1956 में यह पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। मामला क्लियर है? तो इसमें देख लीजिए कहां है, तो ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 101 लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1995 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भाई लोकसभा का नेता कौन होता है? आप जैसे हम लोग अनुच्छेद 75 आप पढ़े, तो 75(1) के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या करता है भैया? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब भाई जब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और बहुमत दल का जो नेता उसी को बनाएगा, तो वो बनेगा प्रधानमंत्री। अतः लोकसभा में बहुमत का नेता होने के लिए साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। कहां का? पूरी लोकसभा का। तो भैया इसमें कुछ सोचना है क्या? इसमें कुछ सोचना है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी आपका प्रधानमंत्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 2001-2 का प्रश्न है, ये तो बहुत हलवा प्रश्न है। ये अभी आपका एग्जाम हुआ RO वाला, उसमें पूछा गया था। अभी इसमें थोड़ा सा मामला कुछ डिफर करेंगे हम दोस्त। जैसे अगर आप बात करें ना
18 वर्ष मतदान की उम्र, क्या मतदान की उम्र, मतदान की उम्र 18 वर्ष होती है। 21 वर्ष क्या प्रधानी लड़ने की उम्र, कौन सी प्रधानी, प्रधानी बोलते हैं, किसी को मुखिया चुनाव बिहार में बोलते हैं, प्रधानी लड़ने की उम्र जो होती है, ठीक है, प्रधानी लड़ने की उम्र होती है। 25 वर्ष क्या होता है भैया, यही 25 वर्ष जो है, 25 वर्ष में आप पहली बार लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये बात कही कहां गई है, ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के ख में ये बात कही गई है, समझ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया भैया 84 ख में, इसमें कहा गया कि लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होने के लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम कितनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे यही पूछ रहे भैया आप लोकसभा की बात कर रहे हैं 25 साल, तो ये बताइए राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, तो भैया राज्यसभा के लिए, किसके लिए, अगर आपसे कोई राज्यसभा पूछेगा तो भैया इसके लिए 30 साल होनी चाहिए, क्या 30 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 103 लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है 18 वर्ष मतदान की उम्र, क्या मतदान की, 21 वर्ष प्रधानी लड़ने का उम्र, प्रधानी का चुनाव लड़ने की उम्र, 30 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा। मामला क्लियर है, क्या पूछा हमसे, लोकसभा का सदस्य, तो सोचा नहीं कुछ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 संसद सदस्य बनने हो तो न्यूनतम उम्र क्या हो, देखिए कितनी बार ये एक ही प्रश्न रिपीट किया है, कुछ सोचना समझना है, क्या हमने सब बता ही दिया है, तो भैया सोचना नहीं 25 साल, ठीक है। चलिए लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, क्या वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दे दो, 1995 का प्रश्न है, मतलब लोकसभा समझ इतने प्रश्न आ गए आपके बीच में, अब ये प्रश्न आया है, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, कौन आप पढ़े जाओगे, लेकिन उसमें लिखा है जनप्रतिनिधि अधिनियम, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये ना है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसकी धारा 158 में कहा गया है, धारा 158 में कि यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है, कितना भाई, वैध मतों का 1/6, वैध मतों का जितना वैध मत है उसका 1/6 अगर वो पाता है तो क्या होगा, वो चुनाव, उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। लेकिन अगर 1/6 वो नहीं पा पाएगा तो अपनी जमानत खो देता है, और अगर जमानत खो देता है तो उसकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त कर ली जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भैया, इसका सही जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा भैया, 1/6 होती है, 1/3 नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगर ये इसे बात करते हैं, इसमें 1/3 होते नहीं, 1/5 होते नहीं, वैध मत होता ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, 2021 तक, 2026 तक, 2021 तक, 2011 तक, 2005 का प्रश्न। बताइए लोकसभा जो उम्मीदवार सीटों का जो आवंटन है 1971 में किया गया था, तो भैया ये तो कहां तक था, ये तो 2026 तक था ही, 2026 तक ये तो था ही ना, इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, इसमें कहा गया ना कि जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2000 में, उसमें कहा गया था कि जो 81 का 3 है परंतु में संशोधन करके सन 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण जो है वो 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी, फिर इसमें नियम चेंज हुआ है ना, फिर 10 साल बढ़ाया गया है, तो ये तो प्रक्रिया लगी रहती है। तो बेसिकली आपसे जो पूछा 2026 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 जनगणना। बताइए 1997 का प्रश्न है, ये प्रश्न आपके यूपी एग्जाम में देखे होंगे, कई दफा आपको देखने को मिला होगा। तो आपको पता है कि भाई वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर। किस पर, 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसको आप भूलिएगा मत, ये बार बार प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108
निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, संख्या अधिक है? अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न है, बताइए क्या पूछा दोस्त, किसमें ये जो चार इसमें दिए गए हैं किसमें सर्वाधिक संख्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कहानी आपको सुनाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 6 आप पढ़े होंगे। भाग 6 जो है वो 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन करता है, और इसमें एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। ये बात क्लियर है? वर्तमान समय सबसे छोटी विधानसभा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के, जहां पर 30 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है भाई, सबसे छोटी तो पुडुचेरी हो गई। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि उसके बाद, तो उसके बाद आता है, अगर जैसे पुडुचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन अगर हम बात कर लें किसकी, बात कर लें वहीं सिक्किम की, तो सिक्किम में 32 है। कितने दोस्त? 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ा विधानसभा कहां पे है भैया? 403 तो आपको उत्तर प्रदेश में है। अगर हम इन जिलों की बात करें तो जैसे अगर आपसे पूछा अरुणाचल प्रदेश कितनी भैया, तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है भैया? अरुणाचल प्रदेश में तो 60 है। मणिपुर में कितनी है भैया? 60 है भाई, इनमें तो 60 है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे भाई मेघालय कितनी है, तो भैया मेघालय में भी 60 है, 60 विधानसभा है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताइए हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो भैया हिमाचल प्रदेश में अभी इसके हिसाब से अभी वर्तमान में 68 सीट है। पूछा क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में किसकी राज्य विधानसभा सदस्य संख्या अधिक है? तो अभी इस ऑप्शन के हिसाब से तो भैया अधिक जो है हिमाचल प्रदेश की है। बाकी अगर आप ऐसे करेंगे तो भैया सब सर्वाधिक तो 403 उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? वैसे तो ये प्रश्न ही अब जायज नहीं रहा है, क्योंकि अब आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने की जो बात थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में, उसको खत्म कर दिया गया है। भाई 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन सा? 104वां संविधान संशोधन, ये तो पता ही होगा आपको। 104वां संविधान संशोधन जब हुआ था मेरे दोस्त, कब हुआ था? 2019 में। और इसके द्वारा कहा गया कि अब अनुच्छेद 231, क्या अनुच्छेद 331 जो है, अब इसकी कोई वैलिडिटी कोई नहीं है भैया, 100 खत्म करो। ठीक है, तो ये प्रश्न ही नाजायज है। लेकिन अगर आपसे पूछता कौन कर सकता, तो भारत का राष्ट्रपति उसमें सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है 330, ऑप्शन बी 331, ऑप्शन सी 332, ऑप्शन डी 333, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का भैया प्रश्न है, बताइए जवाब दीजिए इसका। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये चीज तो पता भैया, क्या 331 में आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय थे, तो ये तो गलती ऐसे ही हो गई। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर अगर हम आपसे कहेंगे भाई 332-33 में, अब जाहिर सी बात है लोकसभा, उसमें अगर आपसे ये पूछता कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण प्रावधान किया गया, तो वो तो किया गया 330 में। कहां भैया? 330 में, क्या उसमें कुछ सोचने नहीं है, 330 में किया गया है। 330 में जो है 1-2 ऐसे करके दिए गए हैं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों जैसे क्या व्यवस्था है, तो उसके लिए अनुसूचित जातियों की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 330 में ही की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 97 का 98 प्रश्न है। ये कितनी बार आप सोचिए, यूपी का एग्जाम आप दिए होंगे तो कितनी बार आपसे ये प्रश्न मिला होगा। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित राज्य इसमें से क्या सही है? क्या पूछा है? लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया सकता है ना? तो देखिए आपको इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 85 पढ़ना होगा। कौन सा? अनुच्छेद 85। मैं आपको आर्टिकल की एक मैराथन क्लास लेकर के आने वाला, 395 अनुच्छेद पूरा पढ़ा दूंगा। भाई अनुच्छेद कौन सा? 85 आपको पढ़ना है। और 85 के 2 में जब आप पढ़ेंगे ना दोस्त, तो भाई 85 का 2 क्या कहता है?
85 के 2 के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा कब होगा? ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन करेगा? आपका करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत से राष्ट्रपति स्वीकृत कहीं होता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आधार है 85। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। बीपीएससी 1995 प्रश्न। बताइए भाई, लोकसभा को उसके कार्यकाल के पहले भंग किया सकता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं भाई अनुच्छेद 85 में क्या भाई, अगर लोकसभा कार्यकाल समाप्ति से पूर्व भंग करना है तो राष्ट्रपति द्वारा तो हो सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या मतलब उसमें प्रधानमंत्री, आप ऐसे कह सकते हैं। तो भाई मंत्रिपरिषद सलाह पर, ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। बीपीएससी 1997-98 का प्रश्न। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? भाई लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आपको पता है, आपको एक चीज पता, अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 जो है ये यही ना कहता है, अनुच्छेद 85 में यही कहा गया है कि भाई लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार क्या हो? वर्ष में 2 बार ये सत्र बुलाया जाए। तो भैया वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 114 नंबर क्या भैया, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या है? देखिए, अगर आप नंबरिंग करना चाहेंगे कि भैया नंबरिंग में कौन किस नंबर पे आता है, तो आपको पता भैया, आपको पता है जैसे बिहार है तो बिहार में तो 40, बिहार में कितना है? बिहार में सोच रहे बिहार में 40 होता है। पश्चिम बंगाल कितना भैया? ये तो 42 है। बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और बंगाल में 42। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं कितनी भैया? तो मध्य प्रदेश में 29 है, 29 है। और अब आपका अपना उत्तर प्रदेश कितनी भैया? यहाँ पे 80 सीट है। बताइए क्या पूछा है? सबसे अधिक भेजता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर है? भाई लोकसभा प्रतिनिधित्व बिहार था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश था, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। देखो भैया, यहाँ पे बात कर रहा है दूसरे और तीसरे पर दर्ज है, तो वैसे आप इसमें देखेंगे ना, तो इसमें हमने क्या बताया भाई, अगर इसमें आप देखेंगे तो जो प्रश्नकाल के समय 3 राज्य जो है उस टाइम बने, जैसे बिहार में लोकसभा सीटों संख्या तो 54 हुआ करती थी, तब ये अभी 1994 का 2000 में बंटवारा हो गया था, तो उस प्रश्न के हिसाब से सही है। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करते हैं तो भैया उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे नंबर पे आता है भैया बिहार। ठीक है, तो अगर आपसे दूसरा तीसरा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल दूसरे तीसरे हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में, बीपीएससी 97-98 का प्रश्न है। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको ये चीज तो पता भैया, पहली दफा चुनाव जो हुए थे वो 52 में हुए थे, है ना? आम चुनाव जो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 2 फरवरी 1952 तक। ठीक है, इसी के मध्य हुआ था और 489 सीटों पर चुनाव होना था। तो अगर लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो भाई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन यहाँ पे क्या पर है, चुनाव कब हुआ था ना? तो भैया देखो, अगर आप अधिवेशन की बात करेंगे और चुनाव दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों, तो जैसे अगर आप चुनाव की बात करते हैं भैया तो ये 1952 में हुआ था, फरवरी 1952, तो इसमें प्रथम अधिवेशन मई में आया था 52 में, तो इसमें आप जाहिर सी बात है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 51 तो दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के अनुसार, उनके राजस्व अनुपात में स्थान। 1993 में बीपीएससी का प्रश्न भैया, बताइए इसका जवाब दीजिए आप। भाई लोकसभा में जो
सीटें बढ़ती हैं वो किस आधार पे आती हैं, तो बताएंगे इसका। तो भैया आपको पता है राज्यसभा में जैसे अगर बात कर लें, इसमें पूछा क्या दोस्त, इसमें पूछा राज्यसभा में जो आपका जैसे चुने जाते हैं, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। तो अगर तो ऐसे जाएंगे तो फिर तो राजस्थान में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा सीट होनी चाहिए, फिर जनसंख्या कहाँ कितनी अधिक है ना। तो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उनका निर्धारण संविधान की आप चौथी अनुसूची पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है। तो उसकी आधार पर होता है, उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। इसमें कहाँ जनसंख्या लिखा है, तो जनसंख्या लिखा है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो भैया आपको पता है 4 वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ही नहीं, 5 वर्ष है तो 5 वर्ष तो लोकसभा, उसके बाद प्रधानी, विधानसभा, ये सब होता है। भैया हमारी राज्यसभा 6 वर्ष, इसीलिए 6 वर्ष 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, 2 वर्ष बाद अपना आओ बेटा निकलो, इस टाइप वाली कंडीशन रहती है। 2 वर्ष बाद हमेशा चुनाव होता रहता है उनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत बात। इसे विघटित नहीं कर सकता, सही बात। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश थोड़े ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों सही है। बीपीएससी 2005 1996। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। राज्यसभा अस्थायी सदन तो है लेकिन काहे है, ये पूछा है भाई। राज्यसभा अस्थायी सदन तो है लेकिन क्यों है, ये बताना जरूरी है। तो भैया आपको पता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, भाई राज्यसभा का विघटन कभी होता ही नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे भाई राज्यसभा का एक तो विघटन नहीं होता है, दूसरी है कि वो जो इसके जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है समाप्ति होते हैं, समाप्ति मतलब समाप्ति को अग्रसर होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। सब आप चीजें आपको पता है, 83 में बताया गया ये, है ना। तो भैया इसमें अगर आप इस चक्कर में है तो ये भी गलत है। तो भैया इसमें बी और सी तो ऑटोमेटिक गलत हो गए, इसमें केवल और केवल बी सही है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1995 का प्रश्न है, बताइए। अभी इससे संबंधित प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या इससे संबंधित प्रश्न 120 नंबर प्रश्न है, बताइए। अंतिम प्रश्न है, बताइए इसका जवाब। देखिए आपको पता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया सकता, ठीक है। राज्यसभा यह एक अस्थायी, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप सोचेंगे अरे नहीं यार राष्ट्रपति तो कर ही सकता है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। मतलब ऐसे कर सकते हैं कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता, संविधान में वर्णित है दोस्त। तो इसका ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त मेरे भाई मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो क्लास है वो बेहतरीन ढंग से आप उसको पढ़े और अच्छी लगी होगी। तो आप सभी दोस्त इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और निवेदन है मेरे दोस्त कि अगर क्लास अच्छी लगे तो आप अपना मीठा मीठा कमेंट भी छोड़ दिया करें नीचे, ठीक है। तो अब याद दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।